Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we will study the Constitution of India. भारत का संविधान हम पढ़ेंगे और रैपिड रिवीजन हम कर रहे हैं राजस्थान जुडिशल सर्विसेज के लिए। तो हमने पिछले 2 दिनों में जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आर्टिकल अप टू आर्टिकल 106 तक पूरे कर दिए हैं और हमने पढ़ना स्टार्ट किया था द एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 से पढ़ना चालू किया था, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स तो आपको खुद करनी पड़ेगी रैपिड रिवीजन के लिए। लेकिन हमने द एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 से चालू किया था और उससे हमने आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 106 हम कर चुके हैं 2 वीडियो में। अभी ये तीसरा लेक्चर है रैपिड रिवीजन का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हम करेंगे आज आर्टिकल 107 से लेके आर्टिकल 147 तक, 107 से लेके 147 तक, ठीक है। 107 टू 147 तक हम आर्टिकल्स करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और मैं ये सारी चीज़ें मेरे पॉकेट एडिशन, जो मेरा पॉकेट एडिशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उससे पढ़ने वाला हूँ और आपको बिल्कुल इंटरप्रिटेशन हर एक मतलब हर एक आर्टिकल क्या बताना चाह रहा है, कौन सा प्रोविज़न क्या बताना चाह रहा है वो बताऊंगा अच्छी तरह से। और अगर अच्छे से सुनोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्या कह रहा है, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 107। तो इसका ऊपर मार्जिनल नोट है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या प्रक्रिया रहेगी, लेजिस्लेचर की क्या प्रक्रिया रहेगी वो बता रहा है। और कौन से लेजिस्लेचर की, ऑब्वियसली हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बता रहा है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आर्टिकल 107 प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। क्या प्रोविजन रहेंगे कि इंट्रोड्यूस करने हैं उनको इंट्रोडक्शन करना है किसको और पास करना है बिल्स को, जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बिल्स हैं। अब 107 का 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 109 एंड 117, 109 आर्टिकल और आर्टिकल 117 में जो लिखा होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स। तो आर्टिकल 109 में तो मनी बिल्स हैं और आर्टिकल 117 में फाइनेंशियल बिल्स हैं, मतलब अदर फाइनेंशियल बिल हैं, उनको सब्जेक्ट करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। और अ बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब इन आर्टिकल्स को छोड़ के 109 और 117 को छोड़ के, इनको छोड़ के मतलब मनी बिल को और अदर फाइनेंशियल बिल को छोड़ के, फिर जो बकाया बिल है, जो बाकी के इनको छोड़ के जो बिल्स हैं वो कोई से भी हाउस में, जो संसद का कोई सा भी हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें ओरिजिनेट हो सकते हैं, मतलब उत्पन्न हो सकते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अब 2 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108, अब 108 को भी मानना एंड 109, और फिर अब 109 को भी मानना, जो क्या कह रहे हैं, अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास, एक बिल को पास हुआ नहीं मान लिया जाएगा बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बाय द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों हाउसेज द्वारा, अनलेस कब तक नहीं माना जाएगा, इट हैज़ बीन एग्रीड बाय बोथ हाउसेज, जब तक कि उस बिल पर एग्री नहीं हो गए हैं, कौन, दोनों हाउसेज के सदस्य एग्री नहीं हो गए हैं, इधर विदाउट अमेंडमेंट, या तो भाई वो तो कुछ अमेंडमेंट के साथ एग्री हुए हैं दोनों हाउसेज, और विद सच अमेंडमेंट्स, या फिर अमेंडमेंट के साथ हुए या अमेंडमेंट के बिना हुए हैं वो एग्री, only as are agreed to by both houses, और अमेंडमेंट के साथ हुए हैं या अमेंडमेंट के बिना हुए हैं, और उन दोनों हाउसेज की गांठ बांठ से साठ से बना है वो बिल, ठीक है। अब 3 अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स, एक बिल जो पेंडिंग है किसमें, संसद में, वो लैप्स मतलब वो फेल नहीं होगा, वो लैप्स नहीं होगा बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउसेज, बस इस वजह से कि हाउसेज को रद्द कर दिया गया है, सिर्फ ये कि हाउसेज की छुट्टी कर दी गई है, इस वजह से सिर्फ लैप्स नहीं करेगा, ठीक है। अब 4 अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो एक बिल पेंडिंग है किसमें, राज्यसभा में, विच हैज़ नॉट बीन पास बाय द हाउस ऑफ पीपल, और उस बिल को पास नहीं किया है किसने, लोकसभा ने अब तक पास नहीं किया है, शैल नॉट लैप्स ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, तो वह बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग है और जो बिल लोकसभा ने पास नहीं किया था वो लैप्स नहीं, वो अब खतरे में नहीं आएगा, वो रद्द नहीं किया जाएगा। क्यों रद्द नहीं किया जाएगा, फिर भी रद्द नहीं किया जाएगा, बेशक से लोकसभा डिसोल्व हो चुकी है, जब भी जो राज्यसभा में जो बिल पेंडिंग था वो वैसा का वैसा रहेगा, लैप्स नहीं होगा, ठीक है, और उसको लोकसभा ने पास भी नहीं किया था। अब 5 अ बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल, एक बिल जो पेंडिंग है किसमें, लोकसभा में, और विच हैविंग बीन पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपल इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या कोई बिल ऐसा है जो पेंडिंग है जो उत्पन्न हुआ था लोकसभा में और वो पास कर दिया गया है, वो जो उत्पन्न हुआ था लोकसभा में और वो पेंडिंग है राज्यसभा में पासिंग के लिए, ठीक है। शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108, तो आर्टिकल 108 में जो लिखा हुआ वो मानना पड़ेगा, वरना क्या है, लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, तो वह बिल अब लैप्स कर जाएगा, वह बिल अब अपने अस्तित्व में नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हाउस ऑफ पीपल लोकसभा अब डिसोल्व हो चुकी है, ठीक है। तो हम 107 का
4 और 5 दोबारा पढ़ेंगे, बहुत टेक्निकल है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। अब 107 का 4, अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एक बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, मतलब अभी उसकी सुनवाई चल रही है या पेंडिंग है वो, या सुनवाई नहीं चल रही है, विच हैज़ नॉट पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, और वह बिल ओरिजिनेट हुआ था राज्यसभा में ही पर वो लोकसभा द्वारा पास नहीं किया गया है, शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, तो वह बिल जो राज्यसभा में अभी पेंडिंग है, बेशक से ही वह पेंडिंग है और लोकसभा ने उसको पास भी नहीं किया है, परंतु फिर भी वह बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग है वह लैप्स नहीं करेगा, सिर्फ इस कारणवश कि लोकसभा डिसोल्व हो चुकी है। ठीक है, ये 107 का 4 बताता है। 107 का 5 दोबारा से पढ़ लेते हैं। अ बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल, एक बिल पेंडिंग है, किसमें बकाया है, किसमें पेंडिंग है, लोकसभा में, ऑन विच और विच हैविंग बीन पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपल, और या तो जिसको उस बिल को पास कर दिया गया है लोकसभा द्वारा, इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बट वह बिल लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया है बट वह बिल पेंडिंग है राज्यसभा में पासिंग के लिए, शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 के तो मानना, उसको क्या लिखा उसमें मानना, लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, अब वो डिसोल्व हो जाएगा अगर लोकसभा अब वह लैप्स कर जाएगा, अब अस्तित्व में नहीं रहेगा बिल अगर तो लोकसभा डिसोल्व हो गई है। ठीक है, क्योंकि बिल पेंडिंग था लोकसभा में, और या तो बिल पेंडिंग जो बिल ओरिजिनेट हुआ था वो लोकसभा ने पास भी कर दिया था पर वो पेंडिंग था राज्यसभा में, तो वो लैप्स कर जाएगा, जैसे ही लोकसभा डिसोल्व हुई वह बिल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेन बात। अब इसका केस लो पढ़ लेते हैं। अब इसका केस लो है एक, राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा, राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा 2007 सुप्रीम कोर्ट, राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा 2007 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला था, रेजोल्यूशन ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेशन, रेजोल्यूशन था किसी हाउस ऑफ लेजिस्लेशन का, उसमें क्या बोला था, पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट मेकिंग अ लॉ, एक रेजोल्यूशन पास कर दिया किसी भी हाउस, जो कि संसद के किसी भी हाउस में एक रेजोल्यूशन पास हो गया तो वो लॉ नहीं है, वो कानून नहीं है। इसी केस में हेल्ड हुआ था राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा। ठीक है, 2007 सुप्रीम कोर्ट। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 108 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेज, मिलकर बैठक होगी दोनों हाउसेज की, संसद के दोनों हाउसेज की, लोकसभा की भी राज्यसभा की भी, विभिन्न केसेज में। अब 108 का 1, इफ आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस, जबकि बिल एक हाउस द्वारा पास कर दिया जाता है, उस हाउस का नाम नहीं बता रखा, कोई भी हाउस द्वारा एक बिल पास कर दिया जाता है, एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, और इस बिल को एक हाउस ने पास किया और ट्रांसमिट दूसरे हाउस को वो बिल भेज दिया गया पासिंग के लिए, ए द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, और जिसको भेजा जाता है वह हाउस उस बिल को रिजेक्ट कर देता है, मतलब इनकार कर देता है, बी द हाउसेज हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल, और जो अगर जिस हाउस के पास वह बिल भेजा गया है वह हाउस कुछ अमेंडमेंट भेजता है, और जो जिस हाउस के पास दोबारा वह बिल आया है जिसने मैं भेजा था दूसरे हाउस के पास, वे अमेंडमेंट जो दूसरा हाउस बोलता है अमेंडमेंट करो, इसमें वह डिसएग्री हो जाते हैं, नामंजूरी होती है कि हम आपके जो कहे अनुसार अमेंडमेंट नहीं करेंगे। सो सी मोर देन 6 months elapsed from the date of the reception of the bill by the other house without the bill being passed by it, तो एक हाउस ने एक बिल भेजा था दूसरे हाउस के लिए पासिंग के लिए, पर 6 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं और वो दूसरा हाउस था, उसने कोई कंसिडरेशन ही नहीं करी उस बिल के ऊपर, मतलब कोई वार्तालाप, कोई चर्चा, कोई विचार विमर्श नहीं है किया है उस बिल के ऊपर, तो क्या होगा द प्रेसिडेंट में, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति की शक्ति है, वो कर भी सकते नहीं भी कर सकते, अनलेस एक्सेप्शन क्या है, द बिल हैज लैप्स्ड बाय रीजन ऑफ अ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, एक्सेप्शन क्या है, अगर बिल लोकसभा के डिसोल्यूशन से ही लैप्स करके खत्म हो गया तो एक्सेप्शन है, वरना प्रेसिडेंट क्या करेंगे, द प्रेसिडेंट मे नोटिफाई टू द हाउसेज, प्रेसिडेंट हाउसेज को, संसद के दोनों हाउसेज को नोटिफाई करेंगे बाय मैसेज इफ दे आर सिटिंग, और बाय पब्लिक नोटिफिकेशन इफ दे आर नॉट सिटिंग, मैसेज देंगे अगर संसद में वह हाउसेज बैठे हैं तो एक मैसेज पहुंचवा देंगे उनके पास, नोटिफाई कर देंगे, और अगर वह नहीं बैठे हैं तो एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाल देंगे, एक पब्लिक नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में निकाल देंगे, उनको भेज देंगे कैसे भी, या संसद की वेबसाइट पे पब्लिक नोटिफिकेशन निकाल देंगे, कौन, राष्ट्रपति साहब, इफ दे आर नॉट सिटिंग, अगर वो बैठे नहीं है संसद में, तो हिज इंटेंशन टू समन देम टू मीट, किसकी, राष्ट्रपति की इंटेंशन, राष्ट्रपति के दिमाग में क्या चल रहा है कि वह आपको सम्मन कर रहा है, और उनकी इंटेंशन क्या है कि मीट करो, मुझसे मिलो, इन अ जॉइंट सिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ डेलिबरेटिंग एंड वोटिंग ऑन द बिल, और जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेज साथ में आइए और मेरे से मिलिए दोनों हाउसेज के सदस्य, और किस पर्पस के लिए, क्या पर्पस है, सिर्फ
डेलिबरेटिंग एंड वोटिंग ऑन द बिल, उस बिल पर विचार विमर्श करने के लिए और उस बिल पर वोटिंग करने के लिए, उस बिल को या तो पास करो या फेल करो, ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति साहब के पास पावर है कि वो मैसेज भिजवा सकते हैं, नोटिफिकेशन भिजवा सकते हैं दोनों हाउसेज को जॉइंट सीटिंग के लिए। ये 108 का एक हुआ, 108 का एक का प्रोवाइजर, प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस क्लोज शैल अप्लाई टू अ मनी बिल। बताया जा रहा है कि मनी बिल पे इस क्लोज का 108 के एक का कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। मनी बिल का यह क्लोज बिल्कुल भी अप्लीकेबल नहीं होगा मनी बिल पर, ठीक है। अब 108 का 2, इन रेकॉर्डिंग एनी सच पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, अगर हमें कंप्यूट करना कैलकुलेट करना है कि वो 6 मंथ्स कहाँ से कैलकुलेट होगा, एज इज रेफर टू क्लोज 1, जो क्लोज 1 में रेफर्ड एज 6 मंथ्स, नो अकाउंट शैल बी टेकन फॉर एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस इज रेफर टू क्लोज सब क्लोज सी ऑफ दैट क्लोज इज प्रोरोग्ड और एडजॉर्न्ड फॉर मोर देन 4 consecutive days। तो जो 6 महीने का पीरियड कैलकुलेट होगा, 6 महीने का पीरियड किस में कैलकुलेट हो रहा है, इसी में ही 108 के एक में जो 6 महीने का पीरियड कैलकुलेट हो रहा है 108 के क्लोज सी में, 108 के क्लोज 1 सब क्लोज सी में जो 6 महीने का पीरियड है वो कैलकुलेट करना है। तो वो कहाँ से कैलकुलेट होगा, वो होगा इन रेकॉर्डिंग एनी सच पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एज ई रेफर टू सब, नो अकाउंट शैल बी टेकन, कोई भी अकाउंट नहीं लीजिएगा किस पीरियड का, किस कार्यकाल का, ड्यूरिंग विच द हाउस रेफर टू सब क्लोज 1, जिसमें वह हाउस जो रेफर किया गया है सब क्लोज सी में, ऑफ डेट क्लोज, उस क्लोज का, इस प्रोरोग, जब वह हाउस रद्द था और एडजॉर्न या उसको स्थगित कर दिया गया था, फॉर मोर देन 4 consecutive days, अगर 4 दिन से ज़्यादा तक, 4 दिन या 4 दिन से ज़्यादा तक उस हाउस को जिसके पास वो बिल है अगर उसको रद्द कर दिया गया था या उसको प्रोरोग उसको एडजॉर्न स्थगित कर दिया गया था, तो वह इसमें वह पीरियड इस 6 महीने में कैलकुलेट नहीं होगा। यह बता रहा है 108 का 2, 108 का 3, where the president has under clause 1 notified his intention of summoning the houses to the meet in joint meeting, जहाँ राष्ट्रपति ने क्लोज 1 में वो नोटिफिकेशन भेज दी थी दोनों हाउसेज को इंटेंशन की कि मिलो आके मुझसे मीटिंग करो दोनों हाउसेज इकट्ठा, बट द प्रेसिडेंट नीदर हाउसेज शैल प्रोसीड फर्दर विद द बिल। तो ऐसे में जब ज्वाइंट सीटिंग के राष्ट्रपति साहब के द्वारा ऑर्डर आ चुके हैं तो अब उस बिल पर कोई भी हाउसेज में, संसद के कोई भी हाउस में कोई हरकत नहीं होगी, कोई उस बिल को छुएगा भी नहीं। बट द प्रेसिडेंट में एट एनी time after the date of his notification summon the houses to meet in a joint sitting for the purpose specified in the notification, and if he does so the houses shall meet accordingly। और भाई अब हाउसेज को सम्मन कर दिया, दोनों हाउसेज को साथ में बैठिए और इस पे डेलिब्रेशन करेंगे इस बिल पर, और हाउसेज को वह ऑर्डर मानना भी पड़ेगा, जरूर से आना पड़ेगा सदस्यों को, ठीक है। ये कह रहा है। अब 4 पढ़ेंगे 108 का 4, जो कि बोल रहा है इफ एट द जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज the bill with such amendments as if any as are agreed to in joint sitting is passed by the majority of the total number of the member of both houses present and voting। अगर उस जॉइंट सीटिंग में जो राष्ट्रपति साहब ने डेलिब्रेटिंग के लिए वोटिंग के लिए उस बिल पर कराई गई थी, उस मीटिंग में क्या होता है कुछ अमेंडमेंट्स के साथ दोनों हाउसेज उस बिल को पास कर देते हैं, और कौन सी मेजोरिटी से करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर देते हैं। टोटल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउस, और बोथ हाउसेज की टोटल मतलब सिंपल मेजोरिटी से वह बिल पास हो जाता है जॉइंट सीटिंग में। तो क्या होगा, इट शैल बी डीम्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज। तो मान लिया जाएगा जॉइंट सीटिंग में पास नहीं हुआ है, वह इस संविधान के मद्देनजर रखते हुए वह पास हुआ है दोनों हाउसेज के द्वारा, जनरली वह पास हो चुका है, ठीक है। यह मान लिया जाएगा, एफर्ट दिया जा रहा है। 108 के 4 ये कहता है। अब 108 के 4 का प्रोवाइजो प्रोवाइड एट अ जॉइंट सीटिंग, बताया गया कि जॉइंट सीटिंग में जब दोनों हाउसेज की संसद की सीटिंग होगी तो क्या होगा, ए इफ द बिल हैविंग बीन पास्ड बाय वन हाउस, अगर बिल इस जॉइंट सीटिंग में एक हाउस ने पास कर दिया, हैज नॉट बीन पास्ड बाय द अदर हाउस, और दूसरे हाउस ने अभी भी पास नहीं किया, जॉइंट सीटिंग में जो राष्ट्रपति ने बुला रखी है, विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न टू द हाउस इन विच इट ओरिजिनेटेड, और ना तो पास किया उस हाउस ने और ना तो कोई अमेंडमेंट्स बताइए, पास नहीं किया लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स भेज दी और वापस कर दिया उस हाउस को जिससे वह ओरिजिनेट हुआ था बिल। नो अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज टू द बिल अदर देन सच अमेंडमेंट्स। अब जिस हाउस के पास वो वापस भेजा गया जिससे वह बिल ओरिजिनेट हुआ था, तो अब उन अमेंडमेंट्स पर ही विचार विमर्श होगा। अब वह जो वो हाउस जिससे बिल ओरिजिनेट हुआ था वो कोई नई अमेंडमेंट है उस बिल में नहीं करेंगे, इफ एनी एज आर मेड नेसेसरी बाय द डिले इन द पैसेज ऑफ बिल, और जितनी वो अमेंडमेंट करनी है बिना कोई टाइम को गवाए, बिना डिले करे करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब भी इफ द बिल हैज बीन सो पास्ड एंड रिटर्न, और वो बिल था जो दूसरे हाउस के पास भेजा गया था वो बिल दोनों जॉइंट सीटिंग थी उसमें वह पास हो गया है या फिर रिटर्न हो गया है, ओनली सच अमेंडमेंट्स एज ऑफर्ड शैल बी प्रपोज टू द बिल, जो अब रिटर्न जिस हाउस से हुआ है उसने कोई अमेंडमेंट भेजी है बिल के साथ, तो वही अमेंडमेंट अब उस बिल में की जाएंगी, एज आर रेलिवेंट टू द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच द हाउसेज हैव नॉट एग्रीड, और वह अमेंडमेंट किससे सीधा मुद्दा रखती है, किससे सीधा संदर्भ रखती है, जिन संदर्भ में हाउसेज एग्रीड नहीं हुए थे उन्होंने उसी के बारे में अमेंडमेंट दी है, तो उसी के बारे में विचार विमर्श होगा उस हाउस द्वारा जिससे बिल ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो यह हमारा हुआ
आर्टिकल 108 का क्लोज 4 का सब हेड बी। अब हम पढ़ेंगे लेटर पार्टीज का। एंड द डिसीजन ऑफ द पर्सन प्रिजाइडिंग एज टू द अमेंडमेंट्स, और निर्णय किस व्यक्ति का जो कि प्रिजाइड कर रहा है। कोई अमेंडमेंट भेजिए किसी हाउस ने जिसने एग्री नहीं किया था, और ओरिजिनेट जिस हाउस में होता है उस बिल को, अब उस बिल को जो ओरिजिनेट होता है उस पर विचार विमर्श करना है एक हाउस को। और वो व्यक्ति जो प्रिजाइड कर रहा है, भाई अमेंडमेंट आई तो कोई व्यक्ति प्रिजाइड तो करेगा, ऑर्डर वो तो करेगा कि अमेंडमेंट होंगी या नहीं होगी, तो वो व्यक्ति विच आर एडमिसिबल अंडर दिस क्लोज शैल बी फाइनल। जो डिसीजन उस व्यक्ति का जो प्रिजाइड कर रहा है, जो अमेंडमेंट को सुन रहा है, और जो किंग मेकर बनाया हुआ है कि आप अमेंडमेंट जो दूसरे हाउस ने भेजी है और उन्होंने बिल को रिटर्न कर दिया, अब ये अमेंडमेंट आपको लगता है ये सही है, तो उसका डिसीजन फाइनल हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा उस बिल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 108 का 4। अब 108 का 5 पढ़ेंगे हम, जो कि लास्ट क्लोज 108 का। अ जॉइंट सिटिंग में भी हेल्ड अंडर दिस आर्टिकल, एक जॉइंट सिटिंग हो सकती है इस आर्टिकल के तहत, किसकी, संसद की हाउसेज की। एंड अ बिल पास देयर एट, और जो बिल पास होता है उस जॉइंट सिटिंग में, देयर एट मतलब जॉइंट सिटिंग में, नॉट विद स्टैंडिंग डेट डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। अब कुछ फायदा नहीं है, अब कुछ भी हो जाए, अब चाहे लोकसभा डिसोल्व हो जाए, हैज इंटरवीन्ड सिंस द प्रेसिडेंट नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन द हाउस टू मीट देयर इन, चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब लोकसभा डिसोल्व भी हो जाए, जब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वह बिल माना जाएगा कि वह बिल पास हो चुका है। ठीक है, चाहे लोकसभा ज्वाइंट सिटिंग के नोटिफिकेशन के बाद डिसोल्व भी हो चुकी है ना लोकसभा, तो तब भी माना जाएगा वह पास हो गया, अगर तो ज्वाइंट सिटिंग में वह हाउस प्रेजेंट था तो यह हुआ हमारा आर्टिकल 108। अब इसका एक लैंडमार्क केस है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बहुत ही सर्वोपरि केस है, फेवरेट केस है। केस का नाम लिख लीजिए अगर लिखना है तो, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ था, अमेंडमेंट टू बी बाय वे ऑफ वेरिएशन, एडिशन और रिपील। अमेंडमेंट हो सकती है बिल की, अमेंडमेंट टू बी बाय वे ऑफ वेरिएशन, तो अमेंडमेंट कैसे होगी, वेरिएशन से कुछ फेरबदल कर, एडिशन कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके बिल में, और रिपील या फिर कुछ चीज़ें जो बिल में ऐड की गई थी पर वह पास नहीं हुआ है उसको अमेंडमेंट कैसे होगी, उसको रिपील भी कर दिया जाएगा। ठीक है, हाउसेज द्वारा। तो यह अमेंडमेंट का तरीका है बिल्स में। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, कुछ अन्य प्रक्रिया किसके बिहाफ में, किसके संदर्भ में, मनी बिल्स के संदर्भ में। यह 109 बताता है, पढ़ते हैं। अब 109 का 1, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो मनी बिल होगा वो उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, किसमें, राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा मनी बिल को। 2, आफ्टर अ मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, मनी बिल को पास कर दिया जाता है लोकसभा द्वारा, इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, फिर मनी बिल को भेजा जाएगा कहाँ, राज्यसभा में, फॉर इट्स रिकमेंडेशन, किसके लिए, राज्यसभा की रिकमेंडेशन के लिए उस मनी बिल पर। एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, और राज्यसभा विद इन कितने दिनों के अंदर, 14 दिनों के भीतर क्या करेगी, फ्रॉम द डेट ऑफ इट रिसीव्ड, जैसे ही उनको बिल प्राप्त हुआ है उसके 14 दिनों के भीतर रिटर्न द बिल टू द हाउस ऑफ पीपल, अब उस बिल को 14 दिनों के भीतर रिटर्न कर देगी, किसको, वापस लौटा देगी उस बिल को, मनी बिल को, लोकसभा में अपनी रिकमेंडेशन करने के बाद। ठीक है, विद इट्स रिकमेंडेशन, अपनी रिकमेंडेशन उसके साथ कर देगी, नोटिफाई कर देगी कि हमने, राज्यसभा ने क्या रिकमेंड किया है और इसमें क्या ऐड होना चाहिए, वह लोकसभा को लौटा दिया जाएगा बिल 14 दिनों के भीतर उसकी रिसिप्ट से। एंड द हाउस ऑफ पीपल में, और लोकसभा की डिस्क्रिशन है वो फॉलो करे उन रिकमेंडेशन को या ना करें, मे देयर अपॉन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन, लोकसभा की अब डिस्क्रिशन है कि उन राज्यसभा की रिकमेंडेशन को या तो पूरी की पूरी रिकमेंडेशन को अलाउ कर दे, मतलब वो या तो स्वीकार कर ले या फिर पूरी की पूरी को रिजेक्ट कर दे। अब किसकी डिस्क्रिशन है, तो लोकसभा की डिस्क्रिशन है, तो हैवी हैंड किसका देखने को मिलता है, लोकसभा का देखने को मिलता है, हाउस ऑफ पीपल का। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन, किसकी, राज्यसभा की रिकमेंडेशन को या तो अलाउ कर ले पूरी की पूरी, या कुछ को, या पूरी की पूरी को रिजेक्ट कर दे, या कुछ को रिजेक्ट कर दे, यह भी कर सकता है लोकसभा। ठीक है, अब 109 का 3, इफ द हाउस ऑफ पीपल एक्सेप्ट्स एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, अगर लोकसभा जो राज्यसभा में कोई रिकमेंडेशन भेजी थी उस मनी बिल में कोई एक्सेप्ट कर लेती, स्वीकार कर लेती उन रिकमेंडेशन को, द मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास, तो माना जाएगा कि मनी बिल पास हो चुका है बाय बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज द्वारा, संसद के दोनों हाउसेज द्वारा। ठीक है, विद द अमेंडमेंट्स रिकमेंडेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और कैसे पास हुआ है, कोई राज्यसभा ने कोई अमेंडमेंट भेजी थी कोई उसके साथ मनी बिल के साथ, उसी के द्वारा लोकसभा पे और राज्यसभा में पास हो चुका है। एंड एक्सेप्टेड बाय द हाउस ऑफ पीपल, और वह अमेंडमेंट जो राज्यसभा ने भेजी थी वह लोकसभा ने एक्सेप्ट भी कर ली, स्वीकार भी कर ली। ठीक है, तो यह था 109 का 3। अब 109 का 4,
इफ द हाउस ऑफ पीपल डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन, अगर जो लोकसभा है, जो लोकसभा के पास वह बिल वापस आता है रिकमेंडेशन के साथ जो राज्यसभा में भेजा गया था, वह राज्यसभा ने रिकमेंडेशन करके लोकसभा के पास वापस भेज दिया, तो अब कह रहा है वह नहीं मानती है, लोकसभा उन रिकमेंडेशन को नहीं मानती, स्वीकार नहीं करती, तो क्या होगा, द मनी बिल शैल बी डीम टू हैव बीन पास, फिर भी वो माना जाएगा कि मनी बिल पास हो चुका है, बाय बोथ हाउसेज, दोनों संसद के दोनों हाउसेज द्वारा, इन द फॉर्म इन विच इट वॉज पास बाय द हाउस ऑफ पीपल, और कौन सी फॉर्म में पास हुआ है, कौन से तरीके से वह पास हो चुका है, जैसा कि वो पास हुआ था लोकसभा में, विदाउट एनी ऑफ द अमेंडमेंट्स रिकमेंडेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, और कोई भी अमेंडमेंट जो कि रिकमेंडेशन करी थी राज्यसभा ने, वह लोकसभा ने नहीं मानी, और जब भी बिल पास हो चुका है, तो इससे क्या लगता है, लोकसभा का बहुत हैवी हैंड होता है। बस कहने में इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का हैवी हैंड होता है, नहीं, लोकसभा के सदस्यों का बहुत हैवी हैंड होता है, ठीक है। अपर हैंड किसका है, लोकसभा के मेंबर्स का है, हाउस ऑफ पीपल का, ठीक है। तो यह था हमारा 109 का 4 और 109 का 5। इफ अ मनी बिल पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, जो मनी बिल पास किया गया था लोकसभा के सदस्यों द्वारा, हाउस द्वारा, एंड ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल, और राज्यसभा को भेज दिया गया था वह बिल फॉर इट्स रिकमेंडेशन, किसके लिए, रिकमेंडेशन के लिए, इज नॉट रिटर्न टू द हाउस ऑफ पीपल विद इन द सेड पीरियड ऑफ 14 डेज, और राज्यसभा उस बिल को, जो मनी बिल भेजा गया था, ट्रांसमिट करा गया था राज्यसभा को, अब राज्यसभा उस बिल को अपनी रिकमेंडेशन के साथ 14 दिनों के अंदर भीतर लोकसभा को नहीं भेजती है, तो क्या होगा, इट शैल बी डीम टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज, तो भी मान लिया जाएगा कि अब वह बिल, मनी बिल, दोनों हाउसेज के द्वारा पास किया जा चुका है एट द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड, और कब से, जैसे ही वो 14 दिन पूरे हुए और 15 दिन आया तो मान लिया जाएगा, और बिल वापस नहीं आया लोकसभा में, तो मान लिया जाएगा कि मनी बिल पास हो चुका है दोनों हाउसेज से, इन द फॉर्म इन विच इट वॉज पास बाय द लोकसभा, और कौन से तरीके से वह पास हुआ है, जो लोकसभा ने उस बिल को पास करता उस तरीके से माना जाएगा कि दोनों हाउसेज द्वारा वो पास हो चुका है, ठीक है। तो यह था हमारा आर्टिकल 109, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कोई भी जुडिशरी एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से सीरियस नोट देके यह पढ़ना है। अब आर्टिकल 110 110 हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। अब डिफाइन कर रखा कि मनी बिल ये होता क्या है, ये पैसों से संदर्भित बिल होता क्या है। तो 110 का 1, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के समझने के लिए समझ लीजिए, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली, एक बिल को मनी बिल मानेंगे, एक बिल को हम मनी बिल मान लेंगे अगर उसमें कंटेन कौन से मैटर करते हैं, जो नीचे बताए गए मैटर यह कंटेन करते हैं, तो वह मनी बिल है। अब जो ये नीचे मैटर लिखे हुए हैं, इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि मनी बिल की एक्यूरेट आर्टिकल कौन सा है जिसमें मनी बिल को डेफिनेशन दी हुई है मनी बिल की, तो वह 110 है, वह 110 है, ठीक है। आर्टिकल 110 में मनी बिल बताया। अब ये नीचे जो मैटर्स दिए हुए, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता। अब आर्टिकल 111 हम आर्टिकल 111 पढ़ेंगे, एसेंट टू बिल्स। अब एसेंट, सहमति किसको, बिल्स को। अब व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जब एक बिल पास कर दिया जाता है, किस द्वारा, संसद के दोनों हाउसेज द्वारा, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। अब वह बिल कहाँ, किसको प्रेजेंट किया जाएगा, किसको प्रस्तुत किया जाएगा, राष्ट्रपति साहब को। एंड द प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर ईदर दैट ही असेंट्स टू द बिल और दैट ही विदहोल्ड्स असेंट देयरफ्रॉम। और राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, या तो वह बिल को सहमति दे रहे हैं या वह बिल को सहमति नहीं दे रहे हैं, अभी तो उस बिल को होल्डिंग पे लगा दिया है, उसको बिल को अपने पास रख लिया जाएगा। राष्ट्रपति साहब उस बिल को विद होल्ड कर देंगे, मतलब ना तो वह बिल पास हुआ ना तो वह बिल विफल हुआ, उसको अपने पास रख लिया। अब कितने समय के लिए रख लिया, वह कोई प्रोविजन नहीं है आर्टिकल इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने टाइम तक भी रख सकते हैं। इसको ही बोलते हैं वीटो पावर, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है। उस बिल को राष्ट्रपति साहब ने अपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब जब भी चिंगारी होगी कोई ना कोई, तब उस बिल को निकाला जाएगा, नहीं तो ठंडे बस्ते में डाल दिया। विद होल्ड का मतलब यही होता है, ठीक है। अब 111 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट में बताया गया है कि राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, में उनकी डिस्क्रिप्शन, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ अ बिल, जल्द से जल्द जैसे ही उनके पास कोई बिल प्रेजेंट हुआ, उनके पास प्रस्तुत हुआ एक बिल, फॉर असेंट, किस चीज़ के लिए, सहमति के लिए। रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, रिटर्न कर देंगे उस बिल को अगर वह बिल मनी बिल नहीं है तो। टू द हाउसेज, किसको, हाउस को कर देंगे, सदन को कर देंगे। विद अ मैसेज, और मैसेज के साथ रिटर्न करेंगे, रिक्वेस्टिंग दैट दे विल रिकंसिडर द बिल, कि वो जो हाउसेज हैं वह उस बिल को, अगर वह मनी बिल नहीं है तो हाउसेज को भेज देंगे, दोनों हाउसेज को सदन के, और उनसे बोलेंगे एक मैसेज में एक डायरेक्शन लिख देंगे कि रिकंसिडर कर लीजिए, दोबारा इस बिल पर विचार विमर्श कर लीजिए, बहस वगैरह कर लीजिए। और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजंस देयर ऑफ, या कोई और भी प्रोविजन अगर इस संविधान का है तो उसके तहत भी बोल सकते कि यह कर लीजिए उन हाउसेज को। एंड इन पर्टिकुलर विल कंसिडर द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनी सच अमेंडमेंट्स, या फिर कोई उन्हें राष्ट्रपति साहब को कुछ अमेंडमेंट करवानी है उस बिल में,
तो अपनी डिजायरेबिलिटी भी बता देंगे, उस मैसेज के साथ एक लिख देंगे एज ही मेरे रिकमेंड इन इस मैसेज। जो अपने मैसेज में वह लिख सकते हैं कि इस बिल में क्या आपको मैं डिजायर कर रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि इस बिल में यह भी होना चाहिए, तो वह भी लिख दिया जाएगा। पर वह बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए, मनी बिल के अलावा कोई बिल है तो उसमें डिजायरेबिलिटी राष्ट्रपति साहब कर देंगे, ठीक है। एंड व्हेन अ बिल इज सो रिटर्न, और जब राष्ट्रपति साहब बिल को रिटर्न कर देते हैं हाउसेज को, द हाउसेज शैल रिकंसिडर द बिल अकॉर्डिंगली। तो अब हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, उस बिल को उस तरह ही जैसे राष्ट्रपति साहब ने मैसेज भेजा उसी तरह रिकंसिडर करेंगे, ठीक है। एंड इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द हाउसेज विद और विदाउट अमेंडमेंट, अब बिल दोबारा पास कर दिया जाता है हाउसेज के द्वारा, या तो राष्ट्रपति की जो अमेंडमेंट थे उनको मान के या उनको ना मान के, तो एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, अब दोबारा राष्ट्रपति साहब को भेज दिया जाता है उनकी सहमति लेने के लिए। द प्रेसिडेंट शैल नॉट विद होल्ड असेंट देयर फ्रॉम, अब प्रेसिडेंट साहब को वह बिल पास करना ही पड़ेगा, वो विद होल्ड उसको ठंडे बस्ते में नहीं डालेंगे, अब उनको बिल को एसेंट देनी ही पड़ेगी। यही हमारा 111 का प्रोवाइजो बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिल्कुल प्री में आ सकता है। तो इसको तो इसकी इंटरप्रिटेशन तो यही कहती है, रट लेना बिल्कुल भी आ सकता है हमेशा के लिए। मैंने देखा था इसमें आया था क्वेश्चन हरियाणा या राजस्थान में, सॉरी हरियाणा में या फिर दिल्ली में आया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। अब क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन से मैटर्स में, पैसों से संदर्भित मैटर से, मुद्दों में, ठीक है। वह अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 112 112 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब 112 का एक, द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, राष्ट्रपति साहब जब भी एक फाइनेंशियल ईयर होगा, कोज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो दोनों हाउसेज, जो सदन के, जो संसद के दोनों हाउसेज होंगे उनके सामने क्या रखेंगे, अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट्स रिसिप्ट, एक पूरी कथन की एक पूरा कथन रख देंगे, उसमें क्या होगा, एस्टिमेट रिसिप्ट्स, कि क्या पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर में खर्चे हुए, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, क्या हमने कमाया और क्या हमारे से खर्चे हुए, वह रख देंगे दोनों हाउसेज के सामने, संसद के दोनों हाउसेज के सामने। कौन, राष्ट्रपति साहब। और क्या रखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एवरी ईयर रखेंगे, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किसके खर्चे, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर किसके, भारत सरकार के, फॉर दैट ईयर, उस साल में। इन दिस पार्ट रेफर टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसको स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा इस पार्ट के तहत, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाएगा, ठीक है। अब 112 का 2, द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बोडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली, तो जो एस्टिमेट्स होंगे, जो लगभग रकम होगी उस एक्सपेंडिचर की, जो खर्चे हुए हैं भारत सरकार से साल में, उस एक साल में, तो उसमें क्या दर्शाया जाएगा, क्या एम्बोडेड होगा उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या एम्बोडेड होगा, जो नीचे पढ़ाऊंगा ये एम्बोडेड होंगे, और सेपरेटली अलग तरीके से लिखा जाएगा, मतलब हर एंट्री अलग अलग होगी उस स्टेटमेंट में। ए, द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि कितने पैसे लगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जो भारत के संविधान ने कोई खर्चों से रिलेटेड कोई मुद्दे बता रखे उसमें पैसा लगाना, तो कितने एक्सपेंडिचर लगे, एज एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और वो एक्सपेंडिचर चार्ज किससे लिए गए हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से, ठीक है। बी, द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर परपोज टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या कोई और समझो संविधान ने नहीं बता रखा कि खर्चे करने हैं किसी एक वस्तु पर, किसी एक जो प्रोविजन बता रखा है संविधान में कि किसी पर, जैसे देवस्थान प्रोविडेंट फंड में पैसे देने, वो बताया हो ना संविधान ने, तो वो आगे हमारे क्लोज में। बी में आएगा कोई और अन्य खर्चे हुए हैं जो संविधान ने नहीं बता रखा पर हुए हैं भारत सरकार पर, तो वह भी किससे लिए जाएंगे, वह भी कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से लिए जाएंगे, और एक्सपेंडिचर वह खर्चे की एक सेपरेटली रिकॉर्ड उसमें लिखा होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब पढ़ेंगे हम 112 का 3, जो कि बोलता है, 112 के 2 का लेटर पार्ट, एंड शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर, और अलग अलग से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एक डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा, एक मतलब विभाजन किया जाएगा, क्या, किस चीज़ का, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर, कि रेवेन्यू अकाउंट पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और अदर एक्सपेंडिचर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, वो उसको विभाजित करके उसकी एंट्री होगी, सेपरेटली दर्शाया जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब हम पढ़ेंगे 112 का 3, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये नीचे जो सारे एक्सपेंडिचर दी गई हैं, ये वाले एक्सपेंडिचर होंगे जो चार्ज की जाएंगे, जो किससे लिए जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाएंगे। अब ये मोटा मोटा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, बस ये इसमें यही एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट और उसके एक्सपेंडिचर, राष्ट्रपति साहब के एमोल्यूमेंट्स कितने हुए और उसके ऑफिस के कितने एमोल्यूमेंट खर्चा पानी हुआ वो लिखा जाएगा उसमें। सैलरीज वगैरह कितनी दी गई चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को, किसके
राज्यसभा के और लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कितनी सैलरी दी गई वह लिखा जाएगा उस स्टेटमेंट में, उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस एंड रिडम्पशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रेजिंग ऑफ लोन्स एंड सर्विसेज एंड रिडम्पशन ऑफ डेट, कि क्या कितना डेट है उसके ऊपर, भारत सरकार का कितना डेट है या भारत सरकार ने किसी और को कितना डेट दे रखा है वह भी उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। डी सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशंस, अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कितनी तनख्वाह वगैरह दी गई तो वह भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। टू द पेंशन पेएबल टू इन रिस्पेक्ट ऑफ द फेडरल कोर्ट के जज साहब को कितनी पेंशन वगैरह दी जाती है तो वह भी लिखा जाएगा। थ्री द पेंशन पेएबल टू रिस्पेक्ट ऑफ द हाई कोर्ट विच एक्सरसाइज जुडिक्शन इन रिलेशन टू एरिया टेरिटरी ऑफ इंडिया, या कोई भी जितने भी हाई कोर्ट है हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, जितने भी हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट बनाए हैं तो उनके हाई कोर्ट के जजेस को कितनी सैलरी वगैरह दी गई है, उनकी क्या अलाउंसेज है तो उनका खर्चा भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा जाएगा राष्ट्रपति द्वारा और वो शो किया जाएगा दोनों हाउसेज को हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में। अब सी ई द सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन पेएबल टू द रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओ अब कितनी हमने सैलरी दी है, कितनी सैलरी हमने दी है, कंसोलिडेटेड फंड्स में हमने कितना एक्सपेंडिचर करा है और किसको सैलरी दी है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कैग को, सीएजी को हमने सैलरी दी है। एफ एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिग्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। अब राष्ट्रपति साहब अपने उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, कितने पैसे कंसोलिडेटेड फंड से निकाले गए हैं और वो किसको दिए गए हैं, वो किसी व्यक्ति को दिए गए हैं जिसने भारत सरकार के विरुद्ध कोई डिग्री या ऑर्डर ले लिया था तो उसके तहत भी वो उसकी एंट्री भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी। अब लास्ट एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय पार्लियामेंट टू बाय लॉ टू बी सो चार्ज, या कोई और खर्चा जो इस संविधान ने बता रखा है कि यह कंसोलिडेटेड फंड में से चार्ज होगा या फिर संसद के किसी कानून में बता रखा है कि यह खर्चा कंसोलिडेटेड फंड में से चार्ज होगा तो वह भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा और सेपरेटली उसको दर्शाया जाएगा। राष्ट्रपति साहब उसको दोनों हाउसेज के सामने, संसद के दोनों हाउसेज के सामने लेड करेंगे हर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में, ठीक है। यह हो गया हमारा आर्टिकल 212। अब 213 प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, कोई नहीं पूछता 113 को छोड़िए। 114 हम पढ़ेंगे। अब एप्रोप्रिएशन बिल को पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ लेंगे। 114 आर्टिकल 114, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल्स 1 एज सून एज मे बी आफ्टर द ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 113, जैसे 113 में ग्रांट्स मिलती हैं हैव बीन मेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, और ग्रांट कौन मेड करता है, लोकसभा मेड कर देती है। देयर शैल बी इंट्रोड्यूस अ बिल टू प्रोवाइड फॉर द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट, तो एक इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक बिल जो कि क्या बताता है, कि क्या कौन कितने पैसे पेएबल होंगे कंसोलिडेटेड फंड में से, और लोकसभा वो ग्रांट करती है। अब कौन से क्या मीट करने के लिए, ए द ग्रांट सो मेड बाय द हाउस ऑफ पीपल, की लोकसभा कितनी ग्रांट दे रहा है, किसको दे रहा है, जो 113 में बता दिया था वो छुड़वा दिया था। बी द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट नॉट एक्सीडिंग इन द एनी केस द अमाउंट शोन इन द स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर पार्लियामेंट, तो लोकसभा उतना ही अमाउंट ग्रांट में देगा जितना कि राष्ट्रपति साहब ने जो 112 में जो स्टेटमेंट लेट डाउन करी थी दोनों हाउसेज सामने, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। अब 114 का 2 नो अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज टू एनी सच बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा इसके ग्रांट के संदर्भ में कोई बिल निकालेगा उसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। यह कह रहा है 114 का 2। अब 114 का 3 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 115 एंड 115 और 116 को मानना जो नीचे दिए गए हैं। नो बिल शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कोई भी बिल विड्रॉ नहीं किया जाएगा, मतलब निकाला नहीं जाएगा किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, एक्सेप्ट एक्सेप्शन क्या कब निकाल सकते हैं, अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ पास इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन दिस आर्टिकल, अगर 114 के तहत कोई आर्टिकल इस पर कोई प्रोविजन पास कर दिया गया तभी निकाल सकते हैं, यह एक्सेप्शन है, ठीक है। अब 115 कोई नहीं पढ़ता, छोड़ो 115 को, 116 को भी छोड़ो, कोई नहीं पढ़ता इन्हें। अब सीधा आओ किस पे, 115 116 को छोड़ो। अब हाँ 117 117 हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स, कुछ मुख्य प्रोविजन किसको रिलेटेड, फाइनेंशियल बिल्स को रिलेटेड। अब 117 का 1 A bill or amendment making provision for any of the matters specified in clause सब clauses A to F of clause 1 of आर्टिकल 110, जो आर्टिकल 110 में जिसमें डेफिनेशन थी मनी बिल की, तो उसकी बता रहा है। कोई बिल या अमेंडमेंट कोई आती है किसी मुद्दे से लेकर जो 110 के क्लोज 1 से लेके क्लोज जो 110 के आर्टिकल 110 के क्लोज 1 में जो सब क्लोज A to F थे उसको लेकर कोई बिल है। शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस और मूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वह बिल तो उन मुद्दों पे बिल बिल्कुल भी मूव नहीं किया जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति साहब की रिकमेंडेशन नहीं आ गई हो। एंड अ बिल मेकिंग सच प्रोविजन शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, और जो ये बिल जो 110 के क्लोज 1 में सब क्लोज A to F है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा नहीं, वो जनरल रूल है, ठीक है।
Provide that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment में making provision for the reduction or abolition of any tax. कोई टैक्स वगैरह के लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी इस सेक्शन के अंतर्गत, यह बोला गया है इसमें 117 के एक के प्रोवाइजो में। प्रोवाइडेड नो रिकमेंडेशन शैल बी रिक्वायर्ड अंडर दिस क्लोज, कोई रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी इस क्लोज के तहत किसी राष्ट्रपति साहब की फॉर द मूविंग ऑफ एन अमेंडमेंट की कोई अमेंडमेंट मूव होने वाली है किसमें, मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिडक्शन ऑफ एबोलिशन ऑफ एनी टैक्स, कोई कर लिया जा रहा है कोई टैक्स लिया जा रहा है तो उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसका कोई भी रिकमेंडेशन मूव नहीं होगी, ठीक है, इस क्लोज के तहत 117 के तहत। 117 का 2, A bill or amendment shall not be deemed to make provision for any of the matters aforesaid। एक बिल और अमेंडमेंट को बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि ये प्रोविजन बना रहा है किसी मुद्दे पर जो ऊपर बताया गया है 117 के 1 में, बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स, बस सिर्फ इस वजह से कि यह तो यह बिल तो फाइन्स पेनल्टी के बारे में इम्पोजिशन बता रहा है और अदर पेकुनरी पेनल्टीज या कोई और पैसे से संदर्भित कोई पेनल्टीज बता रहा है तो नहीं होगी, और फॉर द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंसेज और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड और बाय रीजन दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन एबोलिशन रेमिशन अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और द बॉडी और लोकल पर्पसेज, यह बता रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब ये, ठीक है। अब 118 को भी छोड़ेंगे, 118 को छोड़ो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 119 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, ये पढ़ लेते हैं 120 की संसद में कौन सी लैंग्वेज कौन सी भाषा यूज होगी। 120 का 1, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन पार्ट 17, जो पार्ट 17 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बता रहा है, क्या है उसका सब कुछ बोलते हैं, यह पढ़िए। बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348, पर जो आर्टिकल 348 उसका सम्मान करना, उसको मानना। और आगे बढ़ो, बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश, जो पार्लियामेंट में जो संसद में कार्रवाई चलेगी वो कैसे चलेगी, या तो हिंदी में चलेगी या इंग्लिश में चलेगी, बस इतना जानने की जरूरत है 120 में। और नीचे बता रखा है कि भाई वो जो स्पीकर है लोकसभा का वो अलाउ कर देगा कि भाई मातृभाषा में बोलो और उसमें बोलो या उसमें बोलो, अगर उसको संतुष्ट कर दिया जाता तो बस यह कह रहा है 120 में, बस यह मान लो कि हिंदी में भी कर सकते हैं इंग्लिश में भी कर सकते हैं, संसद की भाषा हो सकती है, पर 348 की रिस्पेक्ट करना। और नीचे बता रखा है कि परमिशन दे देंगे, कोई नहीं हिंदी में बोल लो, जो मातृभाषा उसमें बोल लो। अब आर्टिकल 121 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, किस पर रोक रहेगी कि क्या डिस्कस नहीं हो सकता संसद में। नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट, कोई भी डिस्कशन टेक प्लेस नहीं होगी किस चीज पर, विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, किसी जज जो कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का कोई जज है या कोई हाई कोर्ट का जज है, उसके जज साहब के व्यवहार के बारे में, चरित्र के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी संसद के कोई सी हाउसेज में। इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, किस संदर्भ में डिस्कशन नहीं होगी कि उस जज ने अपनी ड्यूटीज अपने दायित्व कैसे निभाए, कोई बातें नहीं होंगी। एक्सेप्शन क्या हो सकती है, अपॉन अ मोशन फॉर प्रेजेंटिंग एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट प्रे फॉर द रिमूवल ऑफ द जज एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, अगर कोई मोशन चला दिया है, मोशन राष्ट्रपति साहब के सामने चलाया है संसद के मेंबर्स ने, हाउसेज ने, कि और वो मोशन में क्या लिखा हुआ है कि उस जज को निकालने का मोशन है, उसके रिमूवल का मोशन है, मिस बिहेवियर इन कैपेसिटी का कोई मोशन चला हुआ है, तभी उसके कंडक्ट के बारे में डिस्कशन हो सकती है, अन्यथा तो नहीं हो सकती। 121 में पूरी छूट है, ठीक है। और इससे साथ कनेक्टेड एक प्रोविजन है 211, उसमें भी 211 में भी गवर्नर वगैरह देते हैं, उसमें भी छूट है, ठीक है। आर्टिकल 121 के साथ हम पढ़ सकते हैं, आर्टिकल 211 भी रीड विद लिंक विद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 122, हाँ आर्टिकल 122 पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, अदालतें इंक्वायर नहीं करेंगी कि क्या प्रक्रिया चल रही है संसद में, ठीक है। 122 का 1, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट, किसी भी चीज़ की कोई प्रक्रिया की वैलिडिटी जो संसद में चल रही है, शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, तो वो प्रश्न में नहीं बुलाई जाएगी, किस द्वारा, ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिज्ड इरेगुलरिटी और प्रोसीजर, सिर्फ इस कारणवश, इस आधारवश कि उन वैलिडिटी में जो संसद में घटा है उनमें कोई इरेगुलरिटी है, कोई खामियां हैं, या उसके प्रोसीजर में कोई खामियां हैं, कोई कह रहा है नहीं बुलाई जाएंगी, ठीक है, नई क्वेश्चन में उठेंगी किसी भी कोर्ट में। ये 122 का 1 कहते हैं। 122 का 2, नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी अधिकारी और ना ही तो कोई सदस्य किसका, संसद का, इन होम पावर्स आर वेस्टेड बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें शक्तियाँ इस संविधान के तहत जिसको शक्तियाँ दी हुई है या इस संविधान ने वेस्ट की हुई हैं, फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर और द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सिर्फ क्या करने के लिए कि आपको देखना है, क्या देखना है, इसका संसद का आपको बिजनेस देखना, व्यापार देखना कि कैसे चल रहा है, मेंटेनिंग ऑर्डर करना, आपको शांति बनाए रखनी संसद में। इन पार्लियामेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, तो उसको भी किसी कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा, उसको भी कोई भी कोर्ट उसको भी नहीं लेगा उस ऑफिसर के और उस मेंबर ने क्या फैसले लिए, क्या डिसीजन लिए रेगुलेट करने के लिए बिजनेस को,
एनी कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज बाय हिम ऑफ दोज पावर, या उसने कोई भी शक्ति अपनी यूज की उस ऑफिसर ने या फिर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किस संदर्भ में, बस इस संदर्भ में कि मेंटेनिंग ऑर्डर, पार्लियामेंट में ऑर्डर मेंटेन कर सके, शांति बनाए रख सके, जो भी उसको पावर दी गई है उसके तहत, तो वो भी कोई क्वेश्चन में कोर्ट नहीं लेगा। यह है हमारा यहाँ से हुआ आर्टिकल 122 पूरा, 122 हमारा आर्टिकल पूरा हो गया। अब हम चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। चैप्टर 3 अध्यादेश बनाने की शक्ति है किसकी, राष्ट्रपति साहब की, 123 में, ठीक है। ये यूनियन जुडिशरी हम कल से करेंगे, 124 से लेके 147 तक हम कल से करेंगे। अब हम पढ़ते हैं 123 अध्यादेश बनाने की पावर। ये लास्ट आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे नहीं पढ़ा सकता मैं, इतना ही बहुत आज के लिए, 45 मिनट की वीडियो जाएगी, तो ठीक है इतना ही पढ़ाऊंगा आज। 123 आर्टिकल 123 अध्यादेश बनाने की पावर किसकी, राष्ट्रपति साहब की। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, शक्ति है राष्ट्रपति साहब की कि क्या अध्यादेश जारी कर दें, और कब जारी कर दें, जब संसद के दोनों हाउसेस की छुट्टी हुई पड़ी है, मतलब वो बैठ नहीं रहे हैं, तो पावर है राष्ट्रपति साहब की कि अध्यादेश कोई भी कानून बना के जारी कर दे देश में, और वह कानून का रूप ले लेगा कि कब, कि जब संसद के दोनों हाउसेस छुट्टी पर है, रिसेस चल रही है पार्लियामेंट की, ठीक है। 123 का 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा आपके राजस्थान में। इफ एट एनी टाइम, जब किसी भी टाइम, एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, एक्सेप्शन क्या है, जब संसद के दोनों हाउसेज सेशन में है तब नहीं कर सकते, उसके अलावा ही कर सकते हैं। इफ एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट, किसी भी समय के दौरान जब संसद के दोनों हाउसेज उस पर सेशन में नहीं है, जब राष्ट्रपति को लगता है कि, और वह संतुष्ट हो जाते कि हालात ऐसे उत्पन्न हो चुके हैं, विच रेंडर इट नेसेसरी टू फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन, जो उनको यह करने के लिए मजबूर करने की इमीडिएट एक्शन हमें लेना है राष्ट्रपति जी को, ही में प्रोमुलगेट सच ऑर्डिनेंसेस, तो वह प्रोमुलगेट कर देंगे ऐसे ऑर्डिनेंसेस, ऐसे अध्यादेश, एज द सर्कमस्टेंसेस अपीयर टू हिम टू रिक्वायर, जो भी हालात उत्पन्न हो रहे हो और जो भी हालात मांग रहे हो वह अध्यादेश बनाकर प्रोमुलगेट कर देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे देश में। अब 123 का 2 एन ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड अंडर दिस आर्टिकल, जो अध्यादेश प्रोमुलगेट हुआ इस आर्टिकल के तहत, शैल हैव द सेम फोर्स, तो उसकी वही ताकत रहेगी, एंड इफेक्ट, उसका वही परिणाम रहेगा, एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, की वह एक संसद का कानून है, स्टैट्यूट है, लॉ है। बट एवरी सच ऑर्डिनेंस, पर हर एक अध्यादेश को क्या फॉलो करना पड़ेगा, यह ए शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उसको दोनों संसद के दोनों हाउसेज के सामने रखना पड़ेगा, एंड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स, और वह अध्यादेश खत्म हो जाएगा कब, जैसे ही 6 हफ्ते उसके सीज हुए, जैसे ही 6 हफ्ते खत्म हुए, कब से 6 हफ्ते कैलकुलेट होंगे, फ्रॉम द री असेंबली ऑफ पार्लियामेंट, जब से एक संसद की री असेंबली हुई, सदन के दोनों हाउसेज आने लग गए, दोनों संसद के दोनों हाउसेज इकट्ठा होने लग गए, री असेंबली हुई, जब से 6 हफ्ते गुजरे तो वह अध्यादेश सीज कर जाएगा। और कब तक नहीं करेगा, आप देखिए, और बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट आर पास बाय बोथ हाउसेज, और 6 हफ्तों के होने से पहले ही वह सीज हो सकता है, अगर तो अध्यादेश को नामंजूरी दे दी है और उस डिसअप्रूविंग कर दिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया है दोनों हाउसेज ने, जो संसद के दोनों हाउसेज, तो वह 6 हफ्ते से पहले ही सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है। अपॉन द पासिंग ऑफ द सेकंड ऑफ द दोज रेजोल्यूशन, और ऐसे में सेकंड रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, ठीक है। या फिर बी, अब बी मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, या तो राष्ट्रपति साहब ही उसको विड्रॉ कर लेंगे किसी भी समय, राष्ट्रपति साहब ही विड्रॉ कर लेंगे उस अपने अध्यादेश को किसी भी समय। तो यह हुआ हमारा 123 का 2। अब 123 का 3, इफ एंड सो फार एज एन ऑर्डिनेंस अंडर दिस आर्टिकल मेक्स एनी प्रोविजन विच पार्लियामेंट वुड नॉट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी कॉम्पिटेंट टू एनेक्ट, इट शैल बी वॉइड, अगर कोई अध्यादेश राष्ट्रपति साहब ऐसा निकाल देते हैं रिसेस ऑफ पार्लियामेंट के टाइम कि उस अध्यादेश को निकालने के लिए संसद ही योग्य नहीं है, मतलब वह यूनियन लिस्ट में ही नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, तो वह अध्यादेश वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा राष्ट्रपति साहब का। यह लिखा हुआ है, ठीक है, यह लिखा हुआ है बस इसमें, ठीक है। और इसकी हम 123 के 2 की, आर्टिकल 123 का 2 क्लोज 2 है, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, जरूरी है। वेयर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर समन टू रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स, जहाँ भी हाउसेज को सम्मन किया गया है कि आप एकत्रित होइए और अलग अलग दिनों के ऊपर होइए, द पीरियड ऑफ 6 वीक्स शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेट्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज, तो जो 6 हफ्तों का पीरियड है, जो रिकॉर्ड जो कैलकुलेट किया जाएगा, जब आखिरी हाउस को सम्मन किया जाएगा तो उस डेट से 6 हफ्तों का पीरियड निकलेगा। तो यह हमारा, इसी से हमारा आर्टिकल 123 पूरा हुआ। आज हमने किए आर्टिकल 107 से लेके आर्टिकल 123 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, यह प्री में आ सकते हैं। अब कल करेंगे हम
पार्ट 5 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 4 जो कि है था यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक, यह करेंगे कल पूरा एक चैप्टर। कल चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 कर लेंगे अच्छे तरीके से। आज इतना ही करवाया मैंने क्योंकि मेरे को और कुछ भी पढ़ना है अभी। सो बाय बाय, टेक केयर। मैंने पॉकेट एडिशन से पढ़ा था, किसी को भी लेना है तो यही लेना, बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ पेज है। सो थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ समझ में आया हो तो भारतीय संविधान का मेरे को मैसेज कमेंट करना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।